1946 का एक दिन नोआखाली सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। हर तरफ चीख और पुकार थी। महिलाओं की आबरू खतरे में थी। इस आग में एक महिला अडिग खड़ी थी। हाथ में थी साइनाइड की गोली और दिमाग में एक ही ख्याल, अगर आंच स्वाभिमान पर आई तो घुटने टेकने की बजाय जान दे दूंगी। नाम था सुचिता कृपलानी। 14 अगस्त 1947 की आधी रात जब संविधान सभा में नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण देने वाले थे, उससे पहले पूरे सभागार में एक आवाज गूंज उठी, वंदे मातरम की आवाज। वंदे मातरम। उस रात हिंदुस्तान की आजादी का पहला नगमा जिस कंठ से निकला वो थी सुचिता कृपलानी। लेकिन अपने तेवर से अलग इनका मिजाज कुछ ऐसा भी था जो महात्मा गांधी के कड़े विरोध के बावजूद अपने प्यार का हाथ थामने से नहीं रुका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सीबी गुप्ता को कामराज प्लान के जरिए कुर्सी से हटा दिया गया था। तब दिल्ली ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का फेंका था। वो महिला जो किसी जाति की नहीं, किसी गुट की नहीं, वो बस सबकी थी। वो बच्ची जो कभी क्लास में खड़े होने से घबराती थी, उसने आगे चलकर 62 दिन की सरकारी हड़ताल को अकेले तोड़ा। वो महिला जिसने बीएचयू के क्लासरूम को आजादी की दरसगाह बना दिया और उस क्लास में बैठे थे दो नौजवान, नाम थे लाल बहादुर शास्त्री और कमलापति त्रिपाठी। वो मुख्यमंत्री जिसने शाही बंगला ठुकरा दिया था, जिसे देख खुद शास्त्री हैरान रह गए थे। कहा था उन्होंने, क्या वाकई हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री इस घर में रहती है? ये रुदाद है उस फौलादी औरत की जो बचपन में शर्मीली थी, जवानी में जाबाज थी और बुढ़ापे में बेबाक। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री और पूरे हिंदुस्तान की पहली खातून मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी की, और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का साप्ताहिक शो सूबेदार। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें। कोई जलसे में आया था तो कोई बस तमाशा देखने। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां दाखिल हुआ। बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसने लगी। दृश्य इतना भयावह था कि भागने की कोशिश में लोग कुएं में कूद रहे थे। कई फुट गहरा कुआं बॉडीज से ऊपर तक भर गया था। जब गोलियां खत्म हुई तो सैकड़ों बेगुनाह जमीन पर थे। 1000 से ज्यादा बॉडीज बिखरी पड़ी थी। 7-8 बॉडीज के ऊपर एक रखी हुई थी। एक 12 साल का लड़का पड़ा हुआ था अपनी बाहों में 3 साल के एक बच्चे को भींचे हुए मृत। भागने का कोई रास्ता न था। इकलौता दरवाजा डायर के सिपाहियों ने रोक रखा था। शाम ढलने के बाद परिवार वाले अपने अपनों को ढूंढने आ रहे थे। आसपास के नालों में बॉडीज तैर रही थी और आसमान में गिद्ध नौच खाने को तैयार थे। इस वक्त सुचिता 10 साल की थी। उस उम्र में गुस्से को जाहिर करने का कोई तरीका न था, तो वो अपने साथ खेलने वाले एंग्लो इंडियन बच्चों को चिढ़ाकर ही अपना विरोध जताती थी। यही उस बच्ची का पहला इंकलाब था। दिन आया 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसी अनजान जगह ले जाकर अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। शहीदों के घर वाले उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन पता चला कि उनके जिस्म के टुकड़े कर करके पेट्रोल से जला दिए गए थे। जो बचा था वो लाहौर की सड़कों पर लाया गया। एक बड़ा जनाजा निकला। गुस्से और दुख का ऐसा समंदर सुचिता ने पहले कभी नहीं देखा था। उस वक्त कॉलेज के बाद सुचिता लाहौर के एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। उन्होंने स्कूल छोड़ा और उस तारीखी जुलूस में शामिल हो गई। सुचिता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बतौर तारीख की प्रोफेसर पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। ये वो दौर था जब आजादी की तहरीक अपने उरूज पर थी और बीएचयू उसका सबसे बड़ा मरकज हुआ करता था। सुचिता लड़कियों को हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख सुनाया करती थी। इसी दौरान आचार्य जेबी कृपलानी सुचिता से मिलने पहुंचे। वो इन दोनों खादी का प्रचार करने और उसकी माली और सियासी अहमियत समझाने के लिए यूपी के दौरे पर थे। सुचिता को उनके साथ बिताया वो वक्त किसी ताजी हवा के झोंके जैसा लगा, और जब भी आचार्य कृपलानी बनारस आते सुचिता से मिले बिना न जाते थे। उस वक्त नेहरू एक लंबी जेल काट रहे थे। आचार्य कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू की गहरी दोस्ती के किस्से आम थे, मगर कृपलानी अपने दोस्त की कैद में शादी करने की सोच भी नहीं सकते थे। इस 2 साल के इंतजार के दौरान सुचिता को 2-3 बार सेवाग्राम आश्रम वर्धा बुलाया गया, और उन्हें बुलाने वाले थे महात्मा गांधी। गांधी की जिद थी कि ये शादी नहीं हो सकती। उनकी जिद के आगे सुचिता ने शादी का इरादा छोड़ दिया। गांधी ने एक शर्त और रखी,
तुम्हें कृपलानी को मन, वचन और कर्म से छोड़ना होगा। कोई राब्ता नहीं, कोई खत नहीं। सुचिता इस पर भी तैयार हो गई, मगर अगले ही दिन गांधी ने एक और शर्त रख दी। अगर तुम दुखी रहोगी तो इससे कृपलानी भी परेशान होंगे, इसलिए तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। इस बार सुचिता से रहा नहीं गया। बोली, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बिना मन के किसी और से शादी करना उस इंसान के साथ नाइंसाफी और बेईमानी होगी। आखिरकार साल 1936 की शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के खिलाफ जाकर अपने दोस्त कृपलानी का साथ दिया और बनारस में ब्रह्म समाज के रस्म रिवाज के मुताबिक दोनों की शादी करा दी गई। विवाह आनंद भवन में दर्ज हुआ। गवाह खुद नेहरू बने और उस दिन सुचिता मजूमदार सुचिता कृपलानी हो गई। गांधी जी को शादी के बारे में बाद में अखबारों से पता चला। उन्होंने अपना आशीर्वाद देने से मना कर दिया और कहा कि बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं। शादी के बाद आचार्य कृपलानी कभी नहीं चाहते थे कि सुचिता सियासत में कदम रखें, मगर सुचिता बनारस से इलाहाबाद आकर सियासत की शुरुआत कर चुकी थी। उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC के विदेशी महकमे की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। कुछ महीनों बाद AICC का चार्ज सौंपा जा रहा था एक बेहद ज़हीन और जोशीले नौजवान रहनुमा को, जो जर्मनी से नमक पर अपनी PhD लिखकर लौटे थे। नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनके आने के बाद कांग्रेस ने कौमी और सूबाई स्तर पर एक अलग महिला विभाग बनाने का फैसला किया। इस नई और बड़ी जिम्मेदारी की बागडोर सुचिता को सौंपी गई। अब काम सिर्फ स्वराज भवन के दफ्तर तक महदूद न था, पूरे मुल्क का दौरा करना था और सुचिता ने किया भी। कुछ ही महीनों की अनथक मेहनत के बाद तमाम सूबों में इसकी शाखाएं खड़ी कर दी। इस तरह उन्होंने मुल्क की औरतों को तहरीक आजादी से जोड़ने के लिए एक मजबूत और फैला हुआ जाल तैयार कर दिया। अब साल आया 1940। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। सुचिता फैजाबाद के एक गांव में रहकर औरतों को तहरीक से जोड़ने का काम कर रही थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जेल में महिला वार्ड की तरफ ले जाया गया और पीछे से जेल का वो काला कोलतार से पुता हुआ भारी दरवाजा जोर से बंद किया गया, तो कृपलानी उनकी नजरों से ओझल होने लगे। उस एक लम्हे में पहली बार सुचिता को तन्हाई और सूनेपन का एहसास हुआ। इसी बीच आचार्य कृपलानी उनसे मिलने भी पहुंचे। 1 साल की सजा काटने के बाद सुचिता बाहर आई और कांग्रेस के महिला विभाग का काम दोबारा संभाल लिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन दिनों अंडरग्राउंड रहकर आजादी की जंग लड़ रहे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ नौजवान उनके पास आते, अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर लाने के लिए बम और केमिकल फॉर्मूले जैसी खतरनाक तरकीबें बताते। ये तमाम खुफिया और बेहद नाजुक दस्तावेज लोहिया से होते हुए सुचिता के पास सेफ कस्टडी के लिए पहुंचते थे। खतरा इतना बड़ा था कि सुचिता को लगातार अपना ठिकाना बदलना पड़ता था। उन कागजात को घर में छुपाने की बजाय वो हर वक्त उन्हें अपने कपड़ों के अंदर जिस्म से चिपका कर रखती थी। मार्च आया 1944। बिहार में आंदोलन सुस्त पड़ रहा था। सुचिता खुद पटना के लिए रवाना होती हैं, लेकिन पटना में सुचिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये उनकी जिंदगी का सबसे तनावपूर्ण और डरावना दौर था। सुचिता को यकीन था कि मुकदमा चलेगा और लंबी सजा होगी, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने 1 महीने बाद बिना किसी ट्रायल के उन्हें अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखने का फैसला कर लिया। जुलाई 1945 तक वो लखनऊ जेल में नजरबंद रहीं। जब कांग्रेस रहनुमाओं और ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान बातचीत शुरू हुई, तब जाकर तमाम सियासी कैदियों के साथ सुचिता को भी रिहा किया गया। लंबी कैद के बाद सुचिता और कृपलानी इलाहाबाद के अपने घर में साथ थे, मगर गांधी जी चाहते थे कि वो कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का काम संभाल लें। सुचिता ने साफ मना कर दिया, मगर गांधी अड़े रहे। सुचिता ने कहा, इतने बड़े काम के लिए मैं खुद को काबिल नहीं मानती। हाँ, उत्तर प्रदेश में जरूर संभाल सकती हूँ। गांधी ने जवाब दिया, अगर तुम पूरे हिंदुस्तान का काम संभालने के काबिल नहीं हो तो यूपी का भी नहीं। आखिरकार गांधी ने कृपलानी की तरफ रुख करते हुए कहा, तुम अपनी सुचिता मुझे दे दो। कृपलानी ने हंसते हुए कहा, यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल अड़ गया है, बेहतर होगा कि तुम मान लो। और ना चाहते हुए भी सुचिता ने हामी भर दी। साल आया 1946। नोआखाली के दंगों की खबरें दिल्ली पहुंच रही थी। आचार्य कृपलानी का वहां जाना तय होता है। सुचिता को डर था कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए वो खुद साथ जाने की जिद पर अड़ गई। कृपलानी ने इनकार किया, वो औरतों के जाने की जगह नहीं है। सुचिता नहीं मानी। कृपलानी ने कहा, बापू से पूछ लो। जब सुचिता ने बापू के सामने अपनी जिद रखी, गांधी जी ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ तुम जा सकती हो, तुम बंगाली हो, वहां जबान समझने और समझाने में कृपलानी की मदद कर सकती हो। दंगों ने पूरे इलाके का समाजी ताना बाना बिखेर कर रख दिया था।
बाजार, स्कूल, अस्पताल सब तबाह हो चुके थे। खेती के बैल मारकर खा लिए गए थे, हल जला दिए गए थे, मछुआरों की नावें और जाल तबाह कर दिए गए थे। गरीब दाने दाने को तरस रहे थे, भूख से मर रहे थे। इस पूरे फसाद से सिर्फ उन रसूखदार लोगों का फायदा हुआ जो लूट का माल अपनी तिजोरियों में भर चुके थे। सुचिता ने बिना किसी भेदभाव के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों तक राहत पहुंचाने का काम किया। उस वक्त इलाके में सांप्रदायिक हिंसा, औरतों की अगवा और ज्यादती की वारदातें बहुत ज्यादा थीं। ऐसे खतरे को देखते हुए सुचिता हमेशा अपने पास साइनाइड की गोली रखती थी, ताकि अगर दंगाई पकड़ भी लें तो घुटने टेकने की बजाय वो अपनी जान दे दें। कहा जाता है कि उस दर्दनाक तजर्बे का उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि काफी अरसे तक वो एहतियात के तौर पर साइनाइड अपने पास ही रखती थी। अगले साल आजादी मिली और फिर आया 1952 का मुल्क का पहला आम चुनाव। सुचिता संसद के लिए दावेदारी पेश कर रही थीं, मगर कांग्रेस की तरफ से नहीं, बल्कि आचार्य कृपलानी की बनाई किसान मजदूर प्रजा पार्टी के परचम तले। सीट थी नई दिल्ली की। नतीजे आए, दिल्ली से शानदार जीत के साथ सुचिता संसद पहुंची और विरोधी दल की रहनुमा बनाई गई। लेकिन अगले चुनावों में यानी 1957 में वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और केरला की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। उन दिनों केरल में कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर रही थी। सुचिता ने वहां गजब की सूझबूझ दिखाई। उन्होंने केरल के गवर्नर को तैयार किया कि वो एक रिपोर्ट सीधे मरकजी हुकूमत को भेजें। इस रिपोर्ट के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। दोबारा चुनाव हुए और सुचिता की दिन रात की मेहनत के बल पर कांग्रेस वहां सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। अब साल आया 1960। सुचिता अपने पति आचार्य कृपलानी के साथ अमेरिका के एक लेक्चर टूर पर थी। अमेरिकी आवाम इस हिंदुस्तानी जोड़े को देखकर हैरान थी और हैरानी बेवजह न थी। दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर दोनों की सियासी जमातें, राजनीतिक पार्टियां, नजरिए बिल्कुल जुदा थे। कृपलानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बड़े रहनुमा थे, स्टेज से गांधीवादी सोच और हुकूमत की कमियां गिनाते थे, और ठीक उसी स्टेज पर सुचिता कांग्रेस की तरफ से हुकूमत की तारीफ करती थी। अमेरिकी आवाम के लिए जमहूरियत का यह इतना पुख्ता और पाकीज़ा रूप देखना बिल्कुल नया और अनोखा तजर्बा था। इसी वक्त उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संपूर्णानंद की हुकूमत भी थी और उन्हीं की कैबिनेट में शामिल सीबी गुप्ता उनसे पूरी तरह बगावत कर रहे थे। यह साफ दिख रहा था कि गुप्ता संपूर्णानंद को किनारे कर उनकी जगह लेने वाले हैं। ऐसे नाजुक वक्त में सुचिता को लखनऊ भेजा गया। साल आया 1960। जब सीबी गुप्ता मुख्यमंत्री बने तो सुचिता को उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया और श्रम व उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। वहां उन्होंने देखा कि जातिवाद के चक्कर में पूरा निजाम ठप पड़ा था। सुचिता ने सख्त रवैया अपनाते हुए अपने महकमों को सियासतदानों के दखल से पूरी तरह आजाद कर दिया। श्रम मंत्री के तौर पर मजदूरों से सीधा रिश्ता जोड़ा। कहा कि वो अपनी शिकायतें सीधे उन तक पहुंचाएं। उन्होंने उन कम्युनिस्ट नेताओं को भी किनारे लगा दिया जो सियासत चमकाने की ताक में रहते थे, लेकिन जातिवाद अपने उरूज पर था। 2 अक्टूबर 1963 को जब सीबी गुप्ता को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उनके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था कि ये अहम ओहदा किसे सौंपा जाए। वो अपनी कैबिनेट के किसी पुराने साथी को यह जिम्मेदारी नहीं देना चाहते थे। हालात इतने नाजुक थे और अलग अलग जातियों के दरमियान इतनी कशमकश थी कि किसी भी एक जाति के नेता का नाम आगे बढ़ाते तो दूसरी जाति फौरन बगावत पर उतर आती। ऐसे में एक नाम सामने आया और सूबे की चौथी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रही थी सुचिता कृपलानी। अब आया अक्टूबर 1963। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान के किसी भी सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये सिर्फ एक औहदा नहीं था, ये उस औरत की फतह थी जिसने बचपन में जलियांवाला बाग की खबर सुनकर अंग्रेजी बच्चों को चिढ़ाकर अपना विरोध जताया था। बतौर सीएम उनका फरमान था कि कोई भी तोहफा या नजराना लेकर उनसे मिलने अब कोई नहीं आएगा। जहां उनके कैबिनेट के मंत्री और बड़े अफसर महल नुमा बंगलों में ऐशो आराम से रहते थे, वहां यूपी की मुख्यमंत्री ने शाही बंगला ठुकरा दिया था। उस बड़े बंगले की एनेक्सी जहां आमतौर पर पिछले मुख्यमंत्रियों का स्टाफ रहता था, वहीं उनका अब आशियाना बना दिया गया। उनकी इस सादगी को देखकर एक बार खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी दंग रह गए थे। जब वो लखनऊ में उनसे मिलने आए तो ताज्जुब से बोले, क्या वाकई हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री इसी घर में रहती हैं? बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने 10वीं तक की तमाम लड़कियों की फीस पूरी तरह माफ कर दी थी।
सरकारी नौकरियों में दलितों के लिए जो 18% पद मखसूस थे वो खाली पड़े हुए थे। इस कमी को दूर करने के लिए ग्रुप सी में आरक्षण बढ़ाकर 24% और ग्रुप डी में 45% कर दिया गया। मेरठ यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहते हैं, और कानपुर यूनिवर्सिटी, जो अब छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, दोनों की बुनियाद भी उन्हीं के दौर में रखी गई थी। और आज जिस यूपी आवास विकास परिषद को हम जानते हैं, उसका कयाम भी सुचिता जी के दौर हुकूमत में ही हुआ था। लेकिन उठा पटक का दौर शुरू हो चुका था। विरोधी तबका उन पर तीखे वार कर रहा था। कभी कभी उनकी अपनी ही पार्टी के नेता भी निशाना साधने से चूकते नहीं थे। सबसे बड़ा इल्जाम यह था कि सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार पनप रहा है और वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। सुचिता के आलोचकों का यह भी कहना था कि हुकूमत की असली डोर उनके हाथों में नहीं है, अफसरशाहों के हाथों में है। एक बार उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कमलापति त्रिपाठी के खेमे ने बाकायदा एक मजमून छपवाया जिसमें दावा किया गया कि श्रीमती कृपलानी महज अल्पसंख्यकों की मदद से हुकूमत चला रही हैं और सूबे के बहुसंख्यक समाज के अधिकार को नजरअंदाज कर रही हैं। मगर इससे भी बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। 1964 सुचिता की हुकूमत और हाईकोर्ट के दरमियान एक ऐसा भयानक टकराव छिड़ा जिसने लखनऊ से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया। शुरुआत हुई केशव सिंह नाम के एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता से, जिसने विधानसभा के अंदर पर्चे फेंकने की हिमाकत कर दी थी। सदन की तौहीन समझकर विधानसभा ने उसे फौरन 7 दिन के लिए जेल भेज दिया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब हाईकोर्ट ने बीच में दाखिल होकर के केशव सिंह को जमानत दे दी। विधानसभा ने इसे अपनी तौहीन माना और उन दोनों जजों को गिरफ्तार करके सदन में पेश करने का वारंट निकाल दिया। इसके जवाब में हाईकोर्ट के तमाम 24 जजों की एक बेंच ने एक साथ बैठकर जजों की गिरफ्तारी पर फौरी स्टे लगा दिया। अब सारा बोझ सुचिता के कंधों पर था। कानून की हिफाजत भी करनी थी और हुकूमत की साख भी बचानी थी। वारंट पर अमल करना उन्हीं की पुलिस का काम था। सुचिता ने एक मास्टर स्ट्रोक दांव खेला। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट को चुपचाप शहर से बाहर भेजकर अंडरग्राउंड कर दिया ताकि जजों की गिरफ्तारी का वारंट बीच में ही लटका रहे। फिर पूरे मसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट ले गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद हाई कोर्ट को झुकना पड़ा। अदालत ने केशव सिंह की अर्जी रद्द करते हुए माना कि कोर्ट विधानसभा के फैसलों के बीच में नहीं आ सकता है। सुचिता करीब 3 साल 162 दिन तक मुख्यमंत्री रही और अपना यह दौरे हुकूमत मजबूती और कड़े इदारी फैसलों के साथ उन्होंने मुकम्मल किया। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 1967 के आम चुनावों में उन्होंने गोंडा लोकसभा सीट से कांग्रेस के परचम तले शानदार जीत हासिल की। 1969 आते आते कांग्रेस अब 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने तजर्बेकार नेताओं का सिंडिकेट। सुचिता ने इंदिरा गांधी का साथ देने के बजाय उनके खिलाफ खड़े होना चुना। दरअसल सूबों के मामलात में इंदिरा गांधी का दखल और पार्टी के जमहूरी तौर तरीकों को ताक पर रखना सुचिता को बिल्कुल पसंद न था। टकराव तब और बढ़ा जब राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने पार्टी के तय उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ जाकर के गैर जमाती उम्मीदवार वीवी गिरी का खुलकर समर्थन किया। ये सब देखकर सुचिता ने सत्ता का लालच ठुकरा दिया और बुजुर्ग नेताओं की पुरानी कांग्रेस ओ का दामन थाम लिया। साल आया 1971। सुचिता ने एक बड़ा फैसला किया। 30 से भी ज्यादा साल सियासत के नाम करने के बाद सक्रिय सियासत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये महज सियासत से किनारा कशी नहीं थी, ये अपने सबसे अजीज साथी अपने पति आचार्य कृपलानी के पास लौटने का फैसला था। 1971 के बाद दोनों दिल्ली के सर्वोदय एन्क्लेव के अपने छोटे से आशियाने में रहने लगे। जिंदगी में पहली बार न कोई सियासी बैठक, न फाइलों का अंबार, न किसी का दबाव, बस वो थी और कृपलानी जी। साथ बैठते, आजादी के पुराने दिनों को याद करते, चाय की चुस्कियों के साथ घंटों गुफ्तगू करते और एक दूसरे की ढलती सेहत का ख्याल रखते। कुदरत ने इस सुकून के लिए उन्हें सिर्फ 3 या 4 साल ही दिए, मगर सुचिता ने सत्ता की चकाचौंध को ठुकरा कर यह साबित कर दिया कि उनके लिए मुल्क के बाद अगर कोई सबसे मुकम्मल रिश्ता था तो वो उनके पति का साथ था। अब उम्र के इस पड़ाव पर जिस्म ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। दिल की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। 30 नवंबर 1974 की रात अचानक सीने में तेज दर्द उठा, सांस लेने में तकलीफ हुई। डॉक्टरों को बुलाया गया, दवाएं दी गईं, मगर अगली सुबह 1 दिसंबर 1974 दिल का दौरा पड़ा। आचार्य कृपलानी की आंखों के सामने ही इस महान मुजाहिदा आजादी और मुल्क की पहली खातून मुख्यमंत्री ने आखिरी सांस ली। सुचिता कृपलानी
एक ऐसी शख्सियत जिसे किसी एक खाने में रखना मुश्किल है। वो उस घर की बेटी थी जहां शाम को ऑर्गन बजता था और सुर में सुर मिलते थे। वो उस क्लास की तालिबे इल्म थी जो खड़े होने से घबराती थी मगर आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के सामने खड़ी हुई। वो उस कॉलेज की लड़की थी जिसने अंग्रेज प्रिंसिपल को माफी मांगने पर मजबूर किया था और वो उस मुल्क की पहली खातून मुख्यमंत्री बनी जहां औरतों का घर से निकलना भी बड़ी बात मानी जाती थी। लखनऊ के रविंद्रालय से लेकर बीएचयू के उस क्लासरूम तक जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और कमलापति त्रिपाठी जैसे नौजवानों को आजादी का मतलब समझाया, उनका काम आज भी बोलता है। सियासत का यह कड़वा सच है कि तारीख अक्सर उन्हें भूल जाती है जो सबसे ईमानदारी से जीते हैं, मगर सुचित्रा कृपलानी उन चंद नामों में से हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। यूपी की सियासत यहां रुकती नहीं है। सुचित्रा के जाने के बाद जो तूफान आया वो किसी और ही शख्स का था। एक किसान का बेटा जिसके घर में न बिजली थी न पक्की छत, जिसने नंगे पांव चलकर स्कूल जाना सीखा और उसी जमीन से उठकर न सिर्फ सूबे का सूबेदार बना बल्कि एक दिन मुल्क का प्रधानमंत्री भी बना। ये वो शख्स था जिसने कांग्रेस के भीतर रहते हुए जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर उनकी कहानी सिर्फ किसानों की नहीं, ये उस जंग की कहानी है जो हिंदुस्तान की सियासत में जाति, जमीन और इक्तिदार के दरमियान आज भी जारी है। ये कहानी है चौधरी चरण सिंह की, उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री की। अगले हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे पॉलिटिक्स पर भूलिएगा मत। शुक्रिया।